आपके सामने जो टॉपिक्स लेके मैं पहुंचा हूं, मैं इस बात को वादे के साथ, चैलेंज के साथ भी कह सकता हूं कि आज जो आपको दूंगा और जो आज बताऊंगा, किसी ने भी आपको आज तक नहीं बताया। आज साइंस की बात करूंगा, फिर अगले दिन मैं मैथ्स की भी बात करूंगा क्लास 10th के लिए। और थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है, एकदम सीट बेल्ट थाम के बैठिए। आपके लिए आज बहुत ही काम की चीजें, इससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती, मैं आपको बताऊंगा। सो वेलकम बैक म्यूटेशन एकेडमी। और हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर हूं। मेरी सोच हमेशा रहती है कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें। मेरी सोच उनके लिए भी रहती है जो मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स गेन करना चाहते हैं। और मेरी सोच उनके लिए भी रहती है जो ज्यादा से ज्यादा इतनी अरमान लेके बैठे हैं कि भाई हम पास हो जाएं किसी तरह से। तो स्टूडेंट के समाज के निचले स्तर से लेके और स्टूडेंट के समाज के ऊपरी स्तर तक हर किसी के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्हें अच्छे से दी जाए ताकि ये पढ़ें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आती है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई पढ़ना तो आपका काम है, आप पढ़ेंगे। टीचर ओनली सजेस्ट कर सकता है, टीचर आपको पास दिखा सकता है। टीचर जिसको कि गुरु का दर्जा दिया गया है, गुरु ही कहा जाता था। आजकल तो कभी करेंगे बात, इन गुरुओं में भी कितना चेंजेस आ गए हैं। लेकिन हमारा काम आपको रास्ते दिखाने के हैं। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। देखिए, ऑथेंटिक आप सैंपल पेपर तो कई सारे करते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे नेट पे अवेलेबल हैं। सैंपल पेपर आप कई सारे करते हैं, लेकिन एक सैंपल पेपर सीबीएसई भी जारी करती है, और उसी सीबीएसई के सैंपल पेपर में हर चीज अवेलेबल है। उसको एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर उसके एनालिसिस करके आप स्टडी करते हैं, श्योर है कि आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। आपको बिल्कुल मोटो पता हो सीबीएसई, लेकिन दूसरे रेस्पेक्ट में भी मैं बात करता हूं। एक समस्या और आती है कि अगर आपको ये बता दिया जाए ना कि इस चैप्टर के इतने मार्किंग है और इतने ये, हालांकि बताया हुआ है, फिर भी अगर वो दिमाग में बैठ जाए तो जो कम मार्क्स वाले हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। चलो यार, इसको क्या ही पढ़ना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, और शायद आप लोगों के ऊपर ये बात लागू भी हुई होंगी कहीं ना कहीं।
अभी सीबीएसई के पैटर्न में चेंजेस हैं कि 80 मार्क्स का आप रिटर्न करते हैं, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स स्कूल से दिए जाते हैं। अब अगर ये बात मैंने कई बार स्कूल में झेला है इस चीज को, अगर ये बात स्टूडेंट को बता दिया जाए कि भाई देखो 33 में पास होना है और 33 में 20 मार्क्स तो 20 में जो भी 19, 18, 17 जो भी स्कूल देते हैं, मैं 15 मान लेता हूं ऑन एन एवरेज। तो ये कह दिया जाए कि भाई 15 तो मैं दे दूंगा और 33 होने में कितने बच गए, 18 बच गए, कि तुम 18 मार्क्स 80 में से ले आना, 80 में से 18 नंबर ले आना। पता है क्या हो, बच्चे पढ़ते ही 18 नंबर के। अब एक बात बताओ, आप भी समझ सकते हो कि भाई 18 का पढ़ोगे तो 8 आएंगे। जब आप एम ऊपर रखोगे तब न पहुंचोगे उसके करीब। आप एम ही 18 का लेके चलोगे तो लाओगे 8। हो गया ना कबाड़ा। बस ये मेंटलिटी ह्यूमन नेचर है, ये होता है। तो आज मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देता हूं, और चूंकि रिवीजन टाइम है अब तो समय ही क्या रह गया है। अब उस ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे, और सिर्फ ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तीर छोड़ा और छोड़ के भाग गया। उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं आपको फिर मार्क्स वाइज हो या क्वेश्चन वाइज हो, सारे संभावित क्वेश्चन समझाऊंगा, कराऊंगा। बस आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए भी, क्योंकि पहचान की तो देखिए जरूरत होती है, तभी तो बातें जाती हैं दूसरी जगह। और जितने लोगों का कल्याण हो सके वो हमारा आपका सबका फर्ज है कर देने का। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और अपनी समस्या कमेंट पे बताते रहिए। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ब्लूप्रिंट पे, और आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें आपको अभी दिखाता हूं, और बिल्कुल अच्छे आराम से समझिएगा बातों को, क्योंकि अगर आप मेरी इन बातों को समझ गए ना, बस समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो गया। आ गए स्क्रीन पे। अब देखिए, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने जारी किया है कि भाई मैं इस टाइप से आपको क्वेश्चन दूंगा। देखिए, अभी मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 20 तक, उनकी बात नहीं करूंगा, आपसे बाकी के 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं। और आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। ध्यान से समझिएगा। अब ऊपर ही लिखा हुआ है कि 21 से लेके 26 तक के क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्लियर? अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 21 क्वेश्चन नंबर जो है, ये आप पढ़ें इसको, क्या लिखा है। ए क्लियर सॉल्यूशन ऑफ फ्लैग लाइन इज मेड बाय डिसॉल्विंग calcium hydroxide in an excess of water. This solution is left exposed to air. The solution slowly goes milky as a faint white precipitate forms. Explain why a faint white precipitate forms. Support your response with the help of a chemical reaction.
देखिए जो आप याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, उस होती वही चीजें हैं, लेकिन उसका माने मतलब बदला हुआ होता है। टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है, सीधी से तो निकलती नहीं। तो कंसेप्ट है ये। अब आप देखें इसी के और में भी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो भी रिएक्शन से रिलेटेड ही है। 4 मेटल हैं, उनके ऑब्जर्वेशन है और बताना है आपको क्या लिखा है लास्ट में कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन बताना है। इट मीन्स ये चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है और चैप्टर 1 से भी कैसे क्वेश्चन है इस पे मार्किंग करना है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन है ये, किससे रिलेटेड। ये है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, बैलेंसिंग नहीं है। केमिकल रिएक्शन है कि भाई जैसे अगर मैं 21 की बात करूं तो क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए इसको हमने क्या किया, रिएक्शन से शो कर दिया ना। इसी के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें HCl की बात हो रही है और ऑब्जर्वेशन ये देखिए, एक यहाँ पे फेरस का, आयरन का है, एक यहाँ पे जिंक का है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें रिएक्शन शो करके दिखाने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन दिखाने हैं। तो समझ में बात आ गई ना कि आपको इस टाइप के, और वो भी चैप्टर 1 से ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पुटअप करने हैं, ढूंढने हैं, इसकी तैयारी करनी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की हमने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये भी 2 मार्क्स का है, अभी बताया आपको 21 से 26 तक 2 मार्क्स का है। हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए जो जिन्होंने तैयारी अपनी कर रखी है उनको क्वेश्चन पढ़ने के साथ माइंड में वो बात आ जाती है कि अब यहाँ पे क्या है, बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। 4 एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क अभी समझाया भी था मैंने आपको पिछले वीडियो में, और हार्ट भी आपको समझाया था। तो आप देखें इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है ये, और मार्क्स वही 2 हैं। अब देखें जरा इसके आंसर को, कितना शालीनता से आपसे पूछ लिया इसने कि हार्ट बीटिंग और रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है और एक एक कभी कभी वॉलंटरी भी होता है, सडन एक्शन है ये। दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस। बीटिंग ऑफ हार्ट के लिए किसी तरह का स्टिमुलस नहीं चाहिए होता है। स्टिमुलस समझते हैं ना, जैसे हम गर्म चीज पे हाथ रख देते हैं तो हटा लेते हैं, हमारे लिए वो जो हॉट सबस्टांस है वो स्टिमुलस है। तो इसके हार्ट बीट के लिए कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, वो इनवॉलंटरी है, अपने आप होते रहता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के लिए तो चाहिए स्टिमुलस। इसी तरह से जो बीटिंग ऑफ हार्ट है ये ब्रेन से रेगुलेट होता है, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कोड से रेगुलेट होता है। कोई स्केलेटन मसल नहीं होती बीटिंग ऑफ हार्ट में, रिफ्लेक्स एक्शन में मसल। मतलब कहने का देखिए कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं होता है, आपको थिंक आउट करना है, सोचना है चीजों को कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। क्या होता है, हम जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं वैसे ही परेशान हो जाते हैं, हाँ क्या आ गया, लिख ही नहीं सकते। तो फिर पता है ना, जब आप परेशान होते हैं तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, और जब इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट होता है तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाता है। एकदम कूल माइंड से पेपर देने का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेशेंट्स whose gallbladder are removed
are recommended to eat less oily food. Why? अब इस क्वेश्चन को देख के पहले सोचेंगे कौन से चैप्टर का है। अरे भाई, आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया कि गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, ये बता दो। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है ये बता दो। फंक्शन पूछा है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। इसी को स्टेटमेंट बदला हुआ है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको और इसी टॉपिक के इर्द गिर्द आपको सर्च करने हैं। और ये कहाँ पे, कौन से में आ गया, ये लाइफ प्रोसेस का आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 गॉल ब्लैडर के बारे में। आ गया ना। इसी तरह से अब आगे आ जाते हैं 24 क्वेश्चन नंबर पे। तो इस तरह आंसर पे भी देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है। इन द अब्सेंस ऑफ स्टोर्ड बाइल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विल बी अफेक्टेड। अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब आप फैट का या तो डाइजेशन नहीं कर पाएंगे या फैट का डाइजेशन स्लोली होगा। देखा आपने, फंक्शन पूछा था, थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में। परेशान नहीं होना है, सोचना है। और क्वेश्चन पेपर में तो भाई हिंदी में भी लिखा रहेगा। तो आप अब सारा हिंदी अगर पढ़ लोगे ना साइंस में तो लफड़ा हो जाएगा। स्टेटमेंट समझ सकते हो, लेकिन साइंस के अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो वो हिंदी मीडियम के जो साइंस टर्म होते हैं वो उस पर ध्यान मत देना, नहीं तो फिर और परेशान हो जाओगे। अब हम आ जाते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेम द सबस्टांस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। अब देखो, कहता हूं ना, यूरिन फॉर्मेशन में अब जब हम एक्सक्रेशन को पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, तो उसमें इन बातों का भी तो ख्याल रहेगा ना कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते, जो एक्सक्रीट किए जाते हैं। तो आपसे पूछा है वाटर के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यानी कि वापस ब्लड में ले आए जाते हैं। What are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney? अब देखो, सारा वाटर तो वापस नहीं आ जाता ना। सारा वाटर वापस आ जाएगा तो फिर, तो इस वजह से अब इसके भी आंसर पे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि ये कहाँ आ गए, वापस लाइफ प्रोसेस का ही क्वेश्चन है। अब इन दोनों में आप देखोगे क्या डिफरेंसेज आ गए। एक, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है वो आपके किससे हैं, सिस्टम से रिलेटेड है। जो हम पढ़ते हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब का कहीं भी बिल्कुल डीपली पढ़ना है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो ये कंट्रोल में है। तो कौन कौन से सबस्टांस होते हैं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, साल्ट्स हैं, ये सारी चीजें जो मेजर अमाउंट में होती हैं उसको सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि इसको तो नहीं फेंक सकते ना, इसको तो हम एक्सक्रेशन नहीं कर सकते, ये तो हमारे लिए जरूरी है ही बॉडी के लिए, वापिस आ जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रेटेड। कितना पानी की हमें अभी और जरूरत है और कितना पानी उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए यूज होने वाला है, इसके अनुसार से वाटर जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ड्रास्टिक चेंज है, देखें 25 क्वेश्चन नंबर में मैं हमेशा अभी जब लाइव पढ़ा रहा था या कोई और सा चैप्टर तो मैं आपको बता रहा था कि डायग्राम तो ऑलरेडी गिवन होंगे, डायग्राम बने होंगे, लेकिन उसमें उसके क्वेश्चन पूछने के टाइप्स अलग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे ये देखिए, प्रिज्म का डायग्राम दिखा दिया,
आप देख रहे हैं व्हाइट लाइट है, इधर ये विबग्योर वाला फॉर्मेशन है और कह रहा है स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द अबव डायग्राम। बता दीजिए व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है तो क्या कहते हैं उसको। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम विच इज which of the two lights mentioned above will have the higher wavelength। higher wavelength किसके पास होगा। और इसी के और में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। How will you use two identical prisms so that a narrow beam of light, white light incident on one prism emerged out of second। अभी अभी समझाया था मैंने कि अगर दो प्रिज्म यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो एक से तो स्प्लिट होगा और फिर दूसरे में आकर के वो वापस रिज्वाइन होकर के और क्या बना देता है, क्या बना देता है साहब, व्हाइट लाइट मिल जाएगा वापस। तो अब इसके लिए देखिए आपको डायग्राम इसने मांग लिया है, पूछा है। क्लियर है ना। तो ये लाइट वाले से है ये और 2 नंबर का ही है, लेकिन अब इसके आसपास भी तो क्वेश्चन है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, उसकी आपको फुल प्रैक्टिस करनी है। उसके आसपास के जो डेफिनेशंस हैं, टिंडल इफेक्ट है, इन सब की करनी है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या है, ह्यूमन आई एंड 25 की बात कर रहा हूँ। हाँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नहीं 25 होना चाहिए। हाँ 25 नहीं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। A lot of waste is generated in neighborhood. However, almost all of it is biodegradable। क्वेश्चन को समझिए, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पूछा क्या है आपसे, इसी पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझें कि क्वेश्चन को थोरोली जो 15 मिनट्स आपको मिलते हैं उसमें थोरोली पढ़ना है और जिस जिस टाइप से मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको माइंड लगा के सर्च करना है कि हाँ इसमें पूछा क्या है। ए लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड। वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि उसमें मोस्टली जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो समय के साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण वो छोटे फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो ब्रेक नहीं होते हैं। तो कह रहा है जो भी जमा हुआ ना कूड़ा कचरा पड़ोसी के यहाँ, तो वो बायोडिग्रेडेबल था, नेबरहुड में जो भी सब जमा हुआ। तो कह रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे। तो भाई बायोडिग्रेडेबल है तो वो खत्म तो हो ही जाएगा। हाँ, कुछ ये है कि उसमें कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ इस टाइप के जो सैप्रोफाइट्स हैं वो आ सकते हैं और वो हमारे लिए थोड़े नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो थोड़े समय में डीजनरेट हो जाए, मतलब यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, है ना, टूट जाएगा वो खाद के रूप में या जैसे भी मिट्टी के रूप में जैसे भी है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है, समझाना है उसको, है ना। एग्जामिनर में जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, वो स्टूडेंट हो जाता है और आप उसके टीचर हो, आप उसको समझाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन पीछे भी बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, बस ये गोला लगाने का तरीका चेंज है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं 27 क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 मार्क्स के हैं। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है। अब इसी टाइप के इक्वेशन, अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा है पहले आइडेंटिफाई करो भैया क्या है ये, और उसके बाद पूछा है एग्जाम्पल दो इसका। तो आइडेंटिफिकेशन करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। हो सकता है कि आपको इसमें रिडॉक्स पूछ दे, हो सकता है आपको इसमें कॉम्बिनेशन पूछ दे और उसका एक एग्जाम्पल देना। तो कई बार बोलता हूँ ना कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जहां भी एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको डन करने की बहुत जरूरत है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। और जब 28 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं तो आपको दिख जाएगा ये कि
चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल से है। और ये फिर से डायग्राम आपके सामने है। पूछा है आइडेंटिफाई द गैसेज इवॉल्व एट द एनोड एंड कैथोड एक्सपेरिमेंट सेटअप। प्रोसेस पूछा है आपसे और इलस्ट्रेट द रिएक्शन, है ना। साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन करना है। वैसे यूज क्या है इसमें? अच्छा, ओके। तो आप देखिए 28 क्वेश्चन नंबर में क्या है। एनोड क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरी अल्कली प्रोसेस है एज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन अल्कली क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है। तो अब आगे भी पहुंचते हैं और बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 29 की। द लीव्स ऑफ अ प्लांट वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल। अब देख लीजिए, सोचिए, फिर से आ गए आप लाइव प्रोसेस में। अब कितना घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि जो प्लांट का लीव्स है ना उसको आपने ढक दिया एल्यूमिनियम फॉइल से। तो प्लांट के फिजियोलॉजी पे, अरे भाई प्लांट का फिजियोलॉजी, उसको फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। यानी आपसे देखो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो अब क्या होगा। और वैसे ही एनिमल से पूछ दिया है और में कि हाउ इज लिम्फ एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। और लिम्फेटिक वेसल अगर ब्लॉक हो जाता है, फिर रीजन है ना कि अगर लिम्फेटिक, बात वही है कि लिम्फ का क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गया तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है ना। तो सबसे पहली बात तो मैंने बता ही दिया कि फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन है। और दूसरा, lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। यानी लिम्फ का काम होता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से ले जाना, और जो एक्सेस फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में उसको वापस जो है वो ब्लड में दे देना। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा तो वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट होगा एंड पुअर फैट एब्जॉर्प्शन, यानी फैट नहीं ट्रांसफर हो पाएगा तो फैट शरीर को सही से मिलेगा नहीं, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। अब यहां से बात आ जाती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 30 की। तो आप देख रहे हो 29 तक हम लोग आ गए। 27 चैप्टर 1 से 3 मार्क्स के, 28 चैप्टर 3 से मेटल नॉन मेटल से, और 29 लाइव प्रोसेस से। और लाइव प्रोसेस में भी दो दो चीजें हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है। बता दिया आपको इस, यहाँ पे प्लांट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और दोनों से रिलेटेड है। अब 30 में देखिए, बहुत आप लोग न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं। देखिए कितनी बातें आपसे घुमा के पूछा है, और इसी तरह से तैयारी करनी है बेटा। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ब्लूप्रिंट आज आपको दे रहा हूँ। रोहित wants to have an erect image of an object using a converging mirror। अब तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं, कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है, और उसकी फोकल लेंथ दे रखा है यानी एफ दे रखा है। अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पता होगा तभी ना आप बताओगे कि ये माइनस है या प्लस है। और अब कह रहा है कि स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। भाई ये मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मिरर के सामने आप कहाँ रखोगे, एक से 0 से 40 के बीच में ही रखोगे तभी तो वो दिखेगा ना। फिर आपको डायग्राम बनाना है और फिर आपको इस मिरर का एक यूज बताना है। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स, और ये मिरर से क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गए हम, 30 पे, लाइट एंड रिफ्लेक्शन से। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, लेकिन इसमें मेंशन थोड़ा नहीं कर रखा है, यहाँ पे आप कर लेना। ये क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड है, मिरर से रिलेटेड होगा, है नहीं होगा। कन्वेक्स कनकेव कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इन सारी चीजों को, यहाँ तक कि पावर को इसके न्यूमेरिकल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना है।
और वैसे ही जब हम क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं, तो अब देखिए लेंस की बात हो गई है ना, ये मिरर की बात हो रही थी अभी, अब लेंस की बात हो गई। लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस, इसमें भी देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय देवाश्री, नाम है ये, इन द लेबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25। अरे भाई पता है हमें कि ह्यूमन का इतना ही होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब कह रहा है कि मैग्निफिकेशन बताओ भाई, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वी अपॉन यू होता है लेंस के लिए। तो सबसे पहली बात, तो जब तक आपको ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ है ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे, तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, तो इमेज का पता जब आप लगाएंगे कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, यू जब आप निकालेंगे, है ना, नहीं सॉरी, यू दिया हुआ है, वी जब निकालेंगे तब ना फिर आप बता पाएंगे कि उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन इन वी अपॉन यू होता है। तो मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ सॉल्यूशन जहाँ किया हुआ है कि अब देखिए, सबसे पहली बात तो वी दे रखा है और इमेज डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जब यू निकाल लेंगे तभी ना उसका आप निकाल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो और दूसरा क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रखा है इसने कि सी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज एंड ट्राइज टू रीड। भाई 25 सेंटीमीटर तो तक तो हम क्लियर देख पाते हैं, और वो 10 सेंटीमीटर पे लाके रख दिया तो कैसे दिखेगा उसको, है ना, तो क्लियर विजन नहीं होगा। अरे वाह, समझ गए बात को। तो एक मिरर से और एक लेंस से दोनों लाइट लाइट के क्वेश्चन 30 और 31 में आपने देखा। 32 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 मैग्नेटिक इफेक्ट से है, और ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है, और इसके आसपास के क्वेश्चन आपको सर्च करने हैं। बड़ा चैलेंजिंग है ये 32, ध्यान रखिएगा। कहता है स्टूडेंट फिक्सेज अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड पे व्हाइट व्हाइट शीट पे व्हाइट शीट रखा और उस पे एक मैग्नेट रख दिया और आयरन फिलिंग्स को यूं 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 उड़ा दिया आगे पीछे। तो आयरन फिलिंग्स अपने आप अरेंज हो जाते हैं, अपने आप अरेंज हो जाते हैं। क्यों अरेंज हो जाते हैं, उसी से तो क्वेश्चन है। अरेंज होंगे ना भाई, क्यों होंगे, क्योंकि क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, क्या होता है। इसलिए हो जाते हैं वो अरेंज क्योंकि वहां उनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना पड़ता है। और जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी भी पूछी है, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड। मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट होगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसमें। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, और दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा ये दोनों इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इसके आसपास के जो क्वेश्चंस हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है उनको भी करने की जरूरत है। तो एक कंपास नीडल इज प्लेस्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहां एक कंपास रखा हुआ है। तो कंपास, समझ रहे हो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहां एक कंपास रखा हुआ है। तो जब करंट पास होगा, तो करंट पास होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो कंपास में जो नीडल मैग्नेट ही होता है, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा वो। और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए होंगे कि मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज। अगर इंक्रीज करना है तो क्या, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। अगर दूर ले जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो ये बातें इसमें पूछी हैं, और इसके आसपास के क्वेश्चन आपको करने हैं। और मैं तो आपको एकदम मार्क्स वाइज, क्वेश्चन वाइज आपके लिए अब मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आज जो मैं दे रहा हूँ आपको ना, आप समझ रहे होंगे, ढूंढ लीजिए कहीं भी, कहीं भी ढूंढ लीजिए। आपको कोई इस तरह से क्लेरिफाई करके एकदम पॉइंटेड नहीं बताएगा कि आपको ऐसे करना है। भाई ऐसे ही हवा हवाई आकर के थोड़ी बातें करनी होती हैं, बाल पकाने पड़ते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने 12वीं कर ली और आगे पढ़ाने डंडा लेके चलो भाई टीचर बन गया, ऐसे नहीं होता। एक्सपीरियंस गेन करना होता है। हमारे एक गुरुजी थे, शायद अभी हैं भी,
और वो उनको पढ़ाते पढ़ाते चैप्टर, कौन से पेज पे आंसर, कितना आंसर, वहां तक याद था। तो ये प्रैक्टिस है, बार बार कहता हूं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड ऑल्सो अ वुमेन परफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं 32 के बाद कहाँ गए हम लोग, 33 पे। अब ये कहानी है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि 33 जो ओजोन वाला है उसको आप जितना समझेंगे, प्रैक्टिकल चीजें हैं वो। तो 33 और इन्वायरमेंट से है, और ओजोन के बारे में आपको सारी चीजें बतानी है। कि अगर वो डैमेज हो जाए तो कैसे होगा, क्या काज होगा, कैसे लिमिट कर सकते हैं हम उसके डैमेज को। तो पता है ना ओजोन वाला कहानी, CFC से डैमेज होता है वो, और O3 उसका फॉर्मूला होता है, और ओजोन कौन से रेज को रोकता है। अब इसकी कहानी को आप जितना एलाबोरेट कर सकते हैं वो करते हैं। आ जाते हैं सेक्शन डी पे, यहाँ 34 से 36 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ तो और आप तमाशा देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कार्बन वाले चैप्टर से मुझे दिख रहा है, 34 कार्बोनेट्स कंपाउंड से। और खास करके यहाँ पे जो कंपाउंड है और उसके रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मैंने लिखा है यहाँ पे, और उनके जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इन दोनों के में तो आप देखिए ना, एस्टरिफिकेशन है, सल्फरिफिकेशन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से इस क्वेश्चन के लिए करने हैं। इस क्वेश्चन में 34 नंबर में अगर गेन करना चाहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन और इसी चैप्टर से करने हैं। अब आ जाते हैं, और में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक सल्फ्यूरिक, हाँ वही है, सल्फ्यूरिक एसिड से इथेनोइक एसिड से, में सेम वही है, एक में इथेनॉल है, एक में इथेनोइक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे, और यहाँ पे आगे वापिस कहाँ, 35 में वापिस आ गए हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे, और में है इसमें दिए हुए। और देखिए, एक तो आपको दे रखा है फ्रेगमेंटेशन का, रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन स्टार्टिंग में पढ़ा आपने, और इसी में देखिए एक मिक्स किया हुआ है, ये सेक्सुअल मैच्योरेशन, बड़ा elongated क्वेश्चन है ये। सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन। अब इसमें एलाबरेट करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई रिप्रोडक्शन हुआ और उसी दिन से वो बच्चा पैदा करने लायक बन गया ना, मैच्योरिटी होती है, सेल ग्रो करते हैं, इसमें जर्म सेल होने जरूरी होते हैं, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसी में स्पर्म एंड ओवा बन ही नहीं रहा है, बनने का एज भी नहीं हुआ है, तो कैसे बच्चा पैदा करके बैठ जाएगा भैया, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए टाइम पीरियड होता है, और यही वजह है कि जो शॉर्ट टाइम स्पैन के होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनका टाइम ही शॉर्ट है, उनमें डेवलपमेंट होती ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल वगैरह पढ़े हैं ना पहले, तो ये। और दूसरे में देखिए, ये अब वेरिएशन से भी इसी में रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्स्ड है। हाउ डू वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द नीचेस। और दूसरा फिर यूटेरस और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और यूटेरस के फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको भिड़ेंगे। इस वीडियो को आप पेपर के बाद देख लेना, पेपर के बाद भी कमेंट करना, आप देखना, बताना कि मैंने जो आपको टू द पॉइंट आज मैं दे रहा हूं, वो एकदम वही 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 चीज दिखेगी। अगर आपने इस टाइप से तैयारी कर ली, रिवीजन कर लिया अच्छे से, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको अच्छे नंबर गेन करने से रोक दे। ऐसे ही अंधेरे में तीर मारना, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, ऐसे भी कर लेना, बच्चा पागल है कि क्या करूं भाई, है ना। पैसे मत बनाओ भैया। 36 पे आ जाते हैं, और 36 पे
इलेक्ट्रिसिटी, और देखो मैंने लिखा है यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल न्यूमेरिकल्स। लाइट वाला लेंस मिरर वाला तो बताया ये भी। अब सीरीज में यहाँ देखो कितना, पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 ये सर्किट है और कह रहा है कि हाउस होल्ड सर्किट है। भाई अगर हाउस होल्ड सर्किट है तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है ना। हाउस होल्ड सर्किट में कौन से होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसमें सबके अलग अलग दे रखे हैं कि इसका इतना ओम है, इसका इतना ओम है, वो उसका डबल है, वो उसका फिफ्थ है, ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, तो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं बता ही देता हूँ यार आपको। कल करे सो आज कर, आज करे सो, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली जा रहा था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस देखिए तीनों का निकल गया, और ये देखिए सबका कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में रिजल्टेंट, जैसे मैंने कल आपको करवाया था ना सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन R1 R2 और R3 वाला। तो अब यहाँ पे 3 का ही नहीं है, यहाँ 5 दे रखा है, 1 2 3 4 5 रजिस्टर है। तो 5 रजिस्टर है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, उसके बाद रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि ये तो सिंपल सर्किट है, और भी सर्किट हैं आप देखोगे, डायग्राम बने रहते हैं पैरेलल के, कई में सीरीज और पैरेलल दोनों होते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन और उस पर न्यूमेरिकल्स आपको करने ही है, 5 नंबर गेन करने हैं। तो इसमें और भी कुछ बातें हैं, देखिए व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल फ्यूज, का नाम सुने हैं ना, फ्यूज से भी क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल्स भी हैं, सिंपल आपसे कंसेप्चुअल भी हैं, और साथ ही साथ आपको फ्यूज वगैरह की भी स्टडी करनी है, वहां भी देखना है। फिर से बार बार कह रहा हूँ बेटा, एकदम बिल्कुल जैसे कह रहा हूँ वैसे करते जाओ, और ये ऐसा वीडियो, ऐसी बातें कोई नहीं समझाएगा, सब हवा में तीर मारते हैं। अब आ जाते हैं, लास्ट ही सेक्शन होगा मेरे ख्याल से, हाँ 37 से 39 4 मार्क्स के हैं। और इसमें देखिए आप पढ़ेंगे ना अच्छे से तो कुछ एक क्वेश्चन के तो आपको जवाब यहाँ मिल जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसमें देखिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल से, मेटल और नॉन मेटल से। और यहाँ पे पूछा है आपसे, पता है क्या पूछा है? कुछ नहीं पूछा है, रस्टिंग नहीं पढ़े, दो दो चैप्टर में पढ़े हो रस्टिंग, शायद कैल्विनाइजेशन पूछ दिया होगा, यानी कि प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो वो फिजिकल बैरियर वगैरह यूज करते हैं ना प्रिवेंशन के लिए। तो ये चीजें आपको समझना है कि रस्टिंग, कोरोजन, और उसको कैसे हम रोक सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 38 नंबर पे, और ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 38 पता है कहाँ से है? चैप्टर 9 से। और इसके लिए अगर इस क्वेश्चन में आप मार्क्स गेन करना चाहते हैं 5 नंबर पूरे, तो आपको पहले तो F1 और F2 जनरेशन आपको अच्छे से, जो क्रॉस जैसे करते हैं क्रॉस करके देखना है आपको। फिर ट्रेड्स होते हैं ना, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड जो हम जन्म के बाद गेन करते हैं, इनहेरिटेड जो माँ बाप से आते हैं वो ट्रेड्स। डोमिनेंट एंड रिसेसिव दो जीन्स जो होते हैं जिसमें एक अपना प्रभाव दिखाता है और एक नहीं दिखाता है। जो दिखाता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिखाता है वो रिसेसिव है। नहीं वो राउंड एंड रिंकल्ड वाला जो क्वेश्चन है, राउंड जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, रिंकल जो रिसेसिव हो जाता है। और मेंडल के बारे में आपको, और मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया वो क्यों किया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इर्द गिर्द पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 38 से 4 मार्क्स गेन करने हैं तो। 39 पे वापिस आ जाते हैं, और 39 पे देखो साहब, 39 जो है वो है आपके, सॉरी मैं चेंज नहीं कर पाया यहाँ पे, ये 39 है, सॉरी, चैप्टर नंबर 10 से। और ये फिर आ गया लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे बेटा क्या है मालूम? ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन डाटा। कुछ भी देखो यही है, ये एक तरह से डाटा दिया हुआ है, जैसे आप सीन और अनसीन पैसेज पढ़ते हैं ना,
तो वो डेटा दिया हुआ है। और लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब उसी से रिलेटेड है। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं इसको समझा दूं। एक क्वेश्चन है कि ए स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दिया हुआ है इसका। द स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। अब स्लाइड कहाँ प्लेस्ड है वो भी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कितना फार अवे ये बनेगा। वैसे ही तो लेंस से रिलेटेड ये जो है आपके जब डील करेंगे न्यूमेरिकल्स को तो इस पे आऊंगा मैं, है ना। तो अब बात आ जाती है फाइनल वेटेज। मैंने सारे क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 20 मार्क्स तो मैंने आपको छोड़ ही दिए थे जो ऑब्जेक्टिव है, 60 मार्क्स के डील की। चैप्टर 1 से 5 मार्क्स के आएंगे। चैप्टर 2 मेनली ऑब्जेक्टिव रहेगा, मे बी वो चैप्टर 1 को कहीं रिप्लेस कर दे। चैप्टर 3 में 7 मार्क्स के, चैप्टर 4 5 मार्क्स के, चैप्टर 6 7 मार्क्स के, चैप्टर 7 2 मार्क्स के, चैप्टर 8 5 मार्क्स के, चैप्टर 9 4 मार्क्स के, चैप्टर 10 10 मार्क्स के, चैप्टर 11 2 मार्क्स के, चैप्टर 12 5 मार्क्स के, 13 3 मार्क्स और 15 5 मार्क्स। और टोटल ऐड करके ये हो गया आपका 60 और 20 आपके क्वेश्चन आंसर। अब इस वेटेज के अनुसार आपको अपनी भरपूर तैयारी करनी है। वेटेज ही नहीं, मैंने तो आपको क्वेश्चन के टाइप्स, किस टाइप के कैसे क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपको घूमना है, वो सारी चीजें बताई। आप बताएं कमेंट में इस चीज को बताएं कि आज तक कोई टीचर आपको बताया हो तो बता दें। हवा हवाई में ये कोई उछल कूद के पढ़ा रहा है, कोई कहाँ पढ़ा रहा है। टीचर की तो सारी प्रॉपर्टी ही खत्म है। टीचर को तो जैसे अलबेला बना दिया है सब। भाई जो गुरु हुआ करते थे एकदम अलग। आजकल तो कुछ है ही नहीं, बस भौंक के चला जाना, कुछ है ही नहीं ऐसा। भाई ये आए हो तो टाइम कहे को वेस्ट करवा रहे हो बच्चों का, कुछ दो उनको। तो 10 बार तो कहेंगे लाइक और शेयर करो और फलाना करो, और देंगे कुछ नहीं। काहे को लाइक शेयर करे भैया, भंडारा है। अब बस लास्ट बात कहूंगा, आज मैंने जो आपको दिया है वो बिल्कुल मार्केबल है। अच्छे से उसको बार बार देखें, ब्लूप्रिंट को आप नोट कर लें और अच्छे से इसी के अनुसार तैयारी करें। और मैं क्या प्रॉमिस करूं आपसे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो वेटेज के अनुसार, सेक्शन के अनुसार जो मैंने आपको आज समझाए हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन मैं डेली आपको डील करके और इसको कंप्लीट करूंगा। आपके कोई और सजेशन, कोई और क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। और आजकल रिवीजन का समय है, तो स्टूडेंट के लिए कुछ प्रॉपर्टी पहले हुआ करती थी, उसको ध्यान रखेंगे। पता है, बता दो जाते जाते। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है क्या? काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। अब ये बात, इसकी हिंदी आप सोच समझ के रखें, अगले दिन बताऊंगा, है ना। कुछ बातें छोड़ देनी चाहिए। ओके, जय हिंद। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ें, समय दें, टाइम वेस्ट ना करें। तब तक के लिए गुड बाय।